आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको वो अधिकार देता है ना कि अगर जमीन का रजिस्ट्री हो गया ना, कोई आपके साथ धोखा कर लिया, कोई आपके साथ फर्जीवाड़ा कर लिया, तो अब आप उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत ऐसा हुआ है। अब ये कहें कि कर्मचारी अधिकारी के मिलीभगत से हो या कोई जो है जानबूझकर एक फर्जी कागजात बनाकर आपको धोखा दिया है, आखिरकार ये धोखा जो दिया गया है ना, तो इस धोखा से आप कैसे बचेंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आपको क्या अधिकार दिया गया है? ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन का विक्रेता जो है, बेचने वाला जो है, वो बेचना चाहता है जमीन को, लेकिन जब बेच दिया तब इसमें विवाद हो गया और इस विवाद की वजह से अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्री कैंसिल का नौबत आ गया। क्या रजिस्ट्री जो है कैंसिल होगा? कैसे होगा? कैसे आसानी से जो है ये रजिस्ट्री जो है इसको आप कैंसिल करा देंगे? अगर ये रजिस्ट्री क्या है, ये गलत तरीके से किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है ना तरीका गलत है। तो गलत तरीका अगर अपनाएंगे तो रजिस्ट्री कभी भी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जमीन का ये सब जो है ना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए ये सब दस्तावेज है, पुराना खतियान है। दादा परदादा के समय में अंग्रेजों के द्वारा भूमि सर्वेक्षण करके एक जमीन का जो है खतियान बना दिया गया। अब ये खतियान जो है राज्य सरकार, अब देश आजाद होने के बाद राज्य सरकार को भी तो दस्तावेज चाहिए, राज्य सरकार को भी तो क्षेत्र का विकास करने के लिए जमीन चाहिए। तो बहुत सारा लोगों का जमीन जो है अधिग्रहण किया गया, तो सरकार के द्वारा अधिग्रहण तो कर लिया गया। सरकार को लगा कि अब उसका क्या करते हैं, मैप तैयार कर देते हैं और साथ में उसका कागजात तैयार कर देते हैं, और उसके बाद जो बचा वो सारा क्या हो जाएगा? जमीन मालिक का हो जाएगा। तो जमीन मालिक का भी नाम दर्ज करेंगे, यानी नया एक अपडेट जो है, ये पूरा प्रक्रिया के तहत जो है दस्तावेज तैयार किया गया, नया खतियान बनाया गया। तो आखिरकार जो है पुराना दस्तावेज को आधार मानकर ही बनाया। ये सारा प्रोसेस जो हुआ वो तो पुराने दस्तावेज को देखकर ही हुआ कि आखिर पुराना दस्तावेज में कौन मालिक है, और आगे जो है मालिक जो होगा उसका बेटा होगा, नहीं तो उसका पोता होगा। यानी घर का जो उत्तराधिकारी है, बेटी हो, बेटी ही उत्तराधिकारी है तो बेटी के नाम से ही जमीन का खतियान बन जाएगा। तो जो वंशज है, जो उत्तराधिकारी है, वही क्या होगा? उसी के नाम से जमीन का खतियान बनेगा। तो ये पुराना सरकार का तो प्रयास ये रहा कि ठीक है ये जमीन है, अब इस जमीन को मान लेते हैं चौड़ा इस तरीके से, सरकार जो है ये हो सकता है सरकार के द्वारा स्टेट हाईवे गुजर गया इससे, तो ये जमीन पुराना खतियान में जो है इतना बड़ा था और नया खतियान में कट गया। सरकार के द्वारा आपको मुआवजा भी मिलेगा इसका, है ना, और मुआवजा भी आपको जो है अगर नहीं प्राप्त किए हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा नियम कानून है। अब देखें ये जो जमीन का टुकड़ा शेष बचा, तो इसके लिए तो अब अलग मैप तैयार होना चाहिए। तो आगे जो नया खतियान बनाया गया तो उसमें आपका जमीन इतना दूर रह गया, और नया खतियान में, नया मैप में ये जो है ना वो पूरा क्या बन गया? स्टेट हाईवे। तो ये सरकार के द्वारा जो ये सारा प्रयास किया गया ना, यानी एक तरीके से पुराना खतियान से नया खतियान, इसीलिए कि सारा कुछ सही हो जाए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, बहुत ज़्यादा त्रुटि देखने को मिला, और लेकिन जो है जमीन मालिक को सुधारने का मौका भी दिया कि आप आइए सुधार करा लीजिए, एक बार जांच कर लीजिए। लेकिन संसाधन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाया कि क्या गड़बड़ी है और कैसे सुधार करेंगे, और कहीं ना कहीं उनको मान लेते हैं उनको समझ भी नहीं है उतना। पहले उतने लोग, अगर बात करें सभी लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो नहीं जानकारी था कैसे कराएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे क्या बात करेंगे। आज जो है डिजिटल युग है, आप घर बैठे समझ रहे हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। अब इसी में जो है ना पुराना खतियान में यहाँ पर विवाद हो गया कि जमीन जो है बेचना कोई शुरू कर दिया, खतियान दूसरे के नाम से बन गया, जमीन बेचना शुरू कर दिया। यानी गलती से खतियान दूसरे के नाम बनना था मुकेश, बन गया प्रमोद के नाम से। ठीक है, बनना था मुकेश और बन गया प्रमोद के नाम से, और यहाँ पर मुकेश के नाम में जो पिता का नाम दर्ज है तो प्रमोद का जो ओरिजिनल पिता का नाम है वही आया, मतलब प्रमोद को मालिक बना दिया गया, जबकि प्रमोद के पास कोई भी ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं है। तो ये सब जो हुआ है, तो इसमें मान लेते हैं कि अगर ये अब इसमें प्रमोद अगर तुरंत क्या कर दे, जमीन की रजिस्ट्री करना शुरू कर दे कि मेरे नाम तो कागजात बन ही गया है, अब हम जमीन को बेच देते हैं। खरीदार जमीन खरीद लिया, लेकिन जमीन का असली मालिक कौन कहलाएगा? मुकेश। क्यों? इसलिए कि जमीन का
एक तरह से भूमि का जो ओरिजिनल अगर देखा जाए टाइटल को वेरीफाई किया जाएगा कि मालिकाना हक जो है प्रमोद को कैसे गया। प्रमोद से ये पूछा जाएगा कि आप हमको बताइए कि आपको मालिकाना हक कैसे गया, तो ऐसे में प्रमोद के पास कोई जवाब नहीं है। यानी प्रमोद को ये साक्ष्य दिखाना होगा कि आखिर वो मालिकाना हक जो है उसको कैसे प्राप्त हुआ है। अब ऐसे में जो जमीन बेच दिया है ना, उस जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझना होगा किसी भी फर्जी जमीन की रजिस्ट्री सेल डीड रजिस्ट्री को केवल यह कह देने से रद्द नहीं कराया जा सकता कि वो फर्जी है। ठीक है, आप कह रहे हैं फर्जी है, लेकिन आपके कहने से आप वो फर्जी हो गया और दूसरा जो व्यक्ति है जिसके पास ये जमीन का केवाला है वो इसको फर्जी नहीं करा, वो तो करा मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और हम जमीन का एक तो आप देख सकते हैं ये जमीन है, इस जमीन को यहाँ पर प्रमोद नाम का जो व्यक्ति है ये क्या करता है, रजिस्ट्री करता है, और साथ में रजिस्ट्री करता है तो बाद में जो खरीदार होता है वो उसको दाखिल खारिज भी करा लेता है। तो क्या गलत है, ये तो कह ही रहा है कि मेरा जमीन का रजिस्ट्री फर्जी नहीं है, लेकिन जमीन बेचने वाले को जो है ना मालिकाना हक एक तरह से 100% नहीं था, वो गलती से मालिक बन गया। तो इसके लिए सक्षम सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री यानी कैंसिलेशन कराने का आदेश लेना होता है, और यदि धोखाधड़ी या जालसाजी हुई है तो आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब होता है ना कि जानबूझकर एक फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर तो हो गया कि प्रमोद के नाम चढ़ गया था, प्रमोद का नाम जो है जमीन एक तरह से आ गया दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में, खतियान में, तो प्रमोद क्या किया, जमीन को बेच दिया। लेकिन अगर कोई फर्जीवाड़ा कर लिया, इसमें गलत दस्तावेज दिखाकर, गलत पहचान दिखाकर अपना जो है जमीन की रजिस्ट्री अगर कर देता है तो ये क्रिमिनल केस भी उसके ऊपर बनेगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस बात को आप समझ लें। अब है कि कौन सा ऐसा परिस्थिति भी तो होना चाहिए, जाली हस्ताक्षर जो है यानी किसी का कर दिया, अंगूठा लगाकर रजिस्ट्री करा लिया गया है, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर रजिस्ट्री हुई है, किसी मृत व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कर दी गई हो, धोखाधड़ी, छल, दबाव में रजिस्ट्री कराई गई हो, विक्रेता को उस जमीन को बेचने का कानूनी अधिकार ही ना हो। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि आपका जो है जमीन का खतियान है और खतियान में जितना शेयर बनता था वो आपके पिता के द्वारा बेचा गया, लेकिन फिर भी ये खतियान जो है आपके दादा के नाम से है और दादा के 4 बेटे थे, एक बेटा है यहाँ पर वो पूरी संपत्ति अपना हिस्सा जो है वो बेच लेता है। अब यहाँ पर जो है एक बेटा बेच दिया, तब इसका जो बेटा होगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, दोबारा फिर संपत्ति बेच देता है, इसलिए कि खतियान किसके नाम से, दादा के नाम से। ऐसे सिचुएशन में विक्रेता को उस जमीन बेचने का कानूनी अधिकार अब नहीं है। आपका शेयर जो है, आपका जो कानूनी अधिकार है, आपका जो हक है वो तो पहले बेच दिया गया, आपके भाई बेच दिए, आपके पिता बेच दिए। अब आप जो है जब जो भी जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको दोबारा नहीं बेच सकते या किसी दूसरे का शेयर नहीं बेच सकते, ये आप समझ लें। किसी दूसरे का हिस्सा बेचेंगे तो हिस्से से अधिक आपने बेच दिया, तो हिस्से से अधिक अगर बेचेंगे तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। आप उसको जो है यानी कोई बेच भी दिया है ना, तो कानूनी तरीके से वापस प्राप्त करने का एक बार देखें, ये तो ठीक है, अगर समस्या उत्पन्न होता है तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा। अगर आप चले गए एक बार तो आपको आपका जो अधिकार है ना वो अधिकार आपको मिलेगा, आपको आपका अधिकार जो है वो किसी भी हालत में दिलाया जाएगा। अब देखें यहाँ पर सभी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है उसको एकत्र कर लें। मूल रजिस्ट्री की प्रति, जमीन का खतियान, जमीन की जमाबंदी, दाखिल खारिज रिकॉर्ड, रसीद, अन्य जो है उपलब्ध साक्ष्य, सभी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है आपको एकत्र करके रखना चाहिए। कि अगर आप चाहते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से कर दिया है ना, तो हम बता देते हैं, हम किसी भी हालत में उसको कैंसल कराकर ही रहेंगे और वो कैंसल होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये प्रावधान है कि आप जो है जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। और सिविल कोर्ट में जो जाएंगे तो वहां पर सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड
यानी रजिस्ट्री यहाँ पर जो है निरस्तीकरण वाद दायर करें। यदि कब्जे का विवाद भी है तो आवश्यकता अनुसार कब्जा वापस दिलाने पजेशन की मांग हो गया। अस्थाई यहाँ पर निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शन की मांग भी उसी वाद में जो है की जा सकती है। यदि जालसाजी या फर्जी दस्तावेज का मामला है तो पुलिस में एफआईआर या संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष विधि के अनुसार आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। न्यायालय साक्ष्यों की जांच करेगा। यदि यह सिद्ध हो गया कि रजिस्ट्री फर्जी या धोखाधड़ी से हुई है तो न्यायालय उसे निरस्त यानी कैंसल कर सकता है, यह करेगा ही। यानी न्यायालय को अगर कोर्ट को लग गया ना ये जो है एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है तो वो जो सेल डीड तैयार किया गया वो रद्द हो जाएगा, वो सेल डीड कैंसिल हो जाएगा। अब है कि सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, रजिस्ट्री निरस्तीकरण वाद, वह यानी सिविल मुकदमा है जिसे तब दायर किया जाता है जब कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि किसी जमीन की बिक्री यानी सेल डीड रजिस्ट्री धोखाधड़ी, जालसाजी, दबाव, गलत यहाँ पर बयानी या अन्य कानूनी कारणों से अवैध है और उसे न्यायालय द्वारा निरस्त यानी कैंसिल किया जाना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर जो है यानी कोर्ट में केस करने जाएंगे तो यानी दावा आप करेंगे तो दावा करेंगे तो उससे संबंधित आपके पास साक्ष्य होना बेहद जरूरी है। सबूत तो दिखाना होगा। मान लेते आप जाकर कहेंगे कि हमारी ज़मीन को गलत तरीके से बेच दिया गया, हमारी ज़मीन हमारे हिस्से की ज़मीन, या आप कह सकते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बेचा गया है, ये सेल डीड फर्जी है, यानी फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये सभी तरह के विवाद जो है आपको देखने को मिलेंगे, आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप जो है अगर आपको लगता है ना ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी है, लगता है तो ठीक है, लेकिन उस लगने से नहीं होगा, साक्ष्य की बेहद ज़रूरत है। यानी धोखाधड़ी हुई है तो आपको बताना होगा कि क्या धोखाधड़ी हुआ है, साबित भी करना होगा। जालसाजी हुआ, दबाव आया हुआ, गलत बयानी हुआ, या कोई अन्य व्यक्ति जो है अपना फर्जी पहचान दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री किया है, कोर्ट के द्वारा उसको तो कैंसिल वो होना तय है, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सिग्नेचर जो है ये जाली है, ये व्यक्ति जिसने जमीन को बेचा है वो उसका पहचान जो है वो फर्जी है। ये कोर्ट में, ये न्यायालय में साबित करना होगा। कोर्ट में, न्यायालय में ये साबित करना होगा कि जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो हिस्से से अधिक संपत्ति को बेच दिया। हिस्से से अधिक संपत्ति यानी अधिक संपत्ति, अधिक प्रॉपर्टी को जो है वो बेचा है, ये कोर्ट में जाकर साबित करना होगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं ना, और ये आपके वकील करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत है, आपके वकील करेंगे, सारा जांच पड़ताल वो करेंगे और आप वो सेल डीड, वो जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करवा देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा और वो जो जमीन था ना पहले, यानी अगर आपके नाम से, आपके दादा के नाम से, तो पुनः वो आपके नाम पर चला आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ना फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी सिग्नेचर और अंगूठे से रजिस्ट्री हुआ। पहले के समय में जो है ना ये जमीन का टुकड़ा है और ये जो है ये जमीन है और इसमें क्या हुआ कि लेकर गया, ठीक है, और ये कागजात बना लिया। पहले के समय में मान लेते हैं उस समय 100 के स्टाम्प पे रजिस्ट्री होता होगा, तो ये जमीन का जो रजिस्ट्री करा लिया तो फर्जी एक दस्तावेज, आप कहें कि ये स्टाम्प ओरिजिनल लिया गया लेकिन इस पर अंगूठा लगा दिया गया, ठीक है, अंगूठा लगा दिया गया और जमीन जो है इस पे जो है जो बेचा गया था वो अधिक चढ़ा दिया गया। तो ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है। तो फर्जी हस्ताक्षर या अंगूठे से अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई है ना तो फिर जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो फिर जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है। धोखाधड़ी, छल से रजिस्ट्री कराई गई हो, मतलब होता यह है ना कि जमीन आप बेचे लेकिन आप जितना एरिया बेचे उससे अधिक जमीन इस पर मेंशन करा दिया गया, आप कहें किसी के मिलीभगत से। तो इसमें अगर ऐसा किया गया है ना, धोखाधड़ी किया गया, छल किया गया, देखिए पैसा का भी हिसाब देना होता है खरीदार को, यानी जो है ना खरीदार कितना पैसा प्राप्त किया ये भी देखा जाता है। मान लेते हैं किसी कोई जमीन जो बेचा है वो कम बेचा है और उसका कई गुना अधिक जमीन चढ़ा लिया गया, तो वो पैसा आप दिए कि नहीं दिए
उसका साक्ष्य भी आपके पास होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए। आप चेक के माध्यम से पैसा दें, आप अकाउंट जो है यहाँ पर ट्रांसफर करके पैसा दें, तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि साक्ष्य हो गया। कल को किसी भी तरह का समस्या अगर होता है ना, और अगर खरीदार अपने जगह पर सही है तो वो अपने पैसे की भी मांग कर सकता है। तो इसलिए खरीदार को जो है पैसा भी जो है संभल कर देना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से दे दिए तो फिर आपका जो ना पैसा मिलेगा ना जमीन। तो धोखाधड़ी छल के मामले में ये समस्या उत्पन्न होता है। विक्रेता जो है ना, बेचने वाला वो मालिक ही नहीं है, जमीन तो बेच दिया है, नहीं है मालिक। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में ऐसा प्रावधान है कि मालिक नहीं है तो बेचने का अधिकार भी नहीं रखता है, और अगर बेचने का अधिकार नहीं रखता है तो उस जमीन का रजिस्ट्री जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में ये भी प्रावधान है कि यहाँ पर खरीदार को जो है, जमीन का जो खरीदार है, अगर वो अपने जगह पर सही है तो विक्रेता को सारा पैसा जो है वो लौटाना होगा। खरीदार भी ये दावा कर सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। नाबालिग जो है या यहाँ पर असक्षम व्यक्ति की ओर से अवैध रजिस्ट्री जो है हुई है, मतलब एक तो नाबालिग को आप ले जाकर जमीन लिखवा लिए, दादा के नाम से था, उसका उम्र कम था, आप जाकर जमीन लिखवा लिए, उसको पैसे के लालच देकर, या आप कह सकते हैं वो अगर एक तरह से कोई भी उसको गलत आदत है तो उसका फायदा उठाकर आप जमीन लिखवा लिए। इसके अलावा यानी कोई मान लेते हैं मानसिक रूप से बीमार है, यहाँ पर मानसिक जो है, मानसिक रूप से बीमार है, रूप से बीमार, तो कोई मानसिक रूप से अगर यहाँ पर बीमार है तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो है, ठीक है, आप वहां पर देखें, अब यहाँ पर कानून के विरुद्ध भी रजिस्ट्री होता है। कानून कहता है कुछ और आप कुछ और करके चले आए, वैसे सिचुएशन में भी रजिस्ट्री क्या होता है पता है, ये ऑटोमेटिक वॉइड हो जाता है। यानी जो सेल्डिड है ना, वो उसको शून्य वो घोषित उसी दिन हो जाता है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो जमीन का रजिस्ट्री जो है आप अपने उत्तराधिकारी में मान लेते हैं कि जमीन का जो वॉइड होता है, आप पैतृक संपत्ति है, सभी का समान अधिकार है, आप एक हिस्सेदार को पूरी जमीन लिख देते हैं। आपको कौन बोला कि आपको वो जमीन लिखने का अधिकार था? कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया है। पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो अगर दादा भी चाहे ना वो संपत्ति, पूरी संपत्ति नहीं बेच सकता। इसलिए कि बेटा को अगर ऑब्जेक्शन है, पोता को अगर ऑब्जेक्शन है, तो यहां पर वो ऑब्जेक्शन मान्य होगा। सभी का समान अधिकार है। कानून ये कहता है कि जितने भी उत्तराधिकारी हैं, जितने भी वंशज हैं, सभी को समान अधिकार होगा पैतृक संपत्ति में। फिर दादा एक पोते को जमीन कैसे दे दिए, फिर दादा एक बेटे को जमीन कैसे दे दिए? खतियानी जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, एक को नहीं दे सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी रजिस्ट्री क्या होगा? शून्य होगा। और शून्य होगा तो दादा तो रजिस्ट्री कर दिए, और उसके बाद जो है ना पोता या जो चाचा आपके हैं वो दाखिल खारिज भी करा लिए, लेकिन रजिस्ट्री क्या है? शून्य है। तो आखिर इसको निरस्त करवाना होगा, और निरस्त करवाने के लिए जो कानून है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यानी कैंसिल कराना बेहद जरूरी है। जब आप कोर्ट जाएंगे ना कि जो है एक तरह से आप एक तो वहां पर आप केस जो है आप अपना जो कह सकते हैं वाद पत्र जो है वो दाखिल करेंगे। यानी ये होता है न्यायालय के सामने हम क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं कि मेरे साथ क्या समस्या हुआ है। तो वाद में क्या क्या मांग जो है एक तरह से की जाती है, यानी सेल्डिड को शून्य यानी वॉइड या निरस्त यानी घोषित किया जाए। ये जमीन की रजिस्ट्री अवैध है, कृपया इस जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए। ये हमारे पिता के अंगूठे के निशान लगाकर गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। हमारे पिता को सिग्नेचर करना आता था, ये बात साबित करना होगा। पिता का कोई सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है जहां पर पिता का सिग्नेचर हो, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री में पिता का अंगूठा है, तो वो आप जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा लेंगे। प्रतिवादी को जमीन में हस्तक्षेप यहां पर करने से रोका जाए, ठीक है। अब यानी देखें सबसे बड़ी बात है कि जमीन की रजिस्ट्री को आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो प्रतिवादी पर हम क्या करते हैं, एक इंजंक्शन ऑर्डर ले लेते हैं।
ताकि जो प्रतिवादी है उस पर कोई भी आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है, स्टे ऑर्डर है। यानी आपने ले लिया स्टे ऑर्डर, कहाँ से, कोर्ट से। यदि कब्जा भी आपका चला गया है, आपसे पोजीशन तो वो छीन लिया है, तो ऐसे में रिकवरी ऑफ पोजीशन यानी कब्जा वापस मिलना चाहिए। जमीन पर अगर है ना कब्जा जो है ये वापस यहाँ पर मिलना जो है मिलना चाहिए, आप ये समझ लें, ठीक है। उसके बाद राजस्व अभिलेख यानी म्यूटेशन जमाबंदी को न्यायालय के आदेश के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया जाए। यानी जमीन की अगर रजिस्ट्री होगी तो अब यानी अधिकारी के पास आप जाएंगे और वो भी यहाँ पर जजमेंट के साथ, और जजमेंट आपका क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक तो सेल डीड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अगर कोई आपकी जो जमीन का रजिस्ट्री है फर्जी रजिस्ट्री था जो रद्द हो चुका है, उसके आधार पर कोई म्यूटेशन करा लिया, उसके आधार पर कोई जमीन का रसीद कटा रहा है, तो आखिरकार न्यायालय जो है के द्वारा आदेश अधिकारी को दे दिया कि आप इसमें अब संशोधित कर दीजिए, आप उसमें परिवर्तन जो है कर सकते हैं, और उसका आधार क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का फैसला, ठीक है। तो राजस्व अभिलेख यानी म्यूटेशन जमाबंदी रिकॉर्ड में क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति जमीन का केवाला लिया था उसका नाम हटा दिया जाएगा और आपका नाम को जोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस जमीन के आप अब कानूनी अधिकार आपके पास आ गया, और ये अधिकार कैसे मिला, कोर्ट के द्वारा। अब ये सब सारा प्रक्रिया जो है करेंगे तो सबसे यहाँ पर जो है क्या होगा कि आपके पास एक तरह से आवश्यक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि विवादित सेल डीड रजिस्ट्री का प्रमाणित प्रति, अरे नकल निकालने का प्रयास करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये मेरे पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस सेल डीड का एक नकल निकाल लेंगे। नकल निकाल लिए और उसके आधार पर दावा कर दिए। जमीन का खतियान कि आखिर कौन बेचा, कैसे बेचा, किस आधार पर बेचा, और ये भी खतियान क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इसका भी आप नकल निकाल लेंगे अगर नहीं है तो। जमाबंदी का नकल ये भी आपको क्या करना है, निकाल लेना है। म्यूटेशन है, अगर आपके पास जमीन का अब ऑनलाइन रसीद कटता है तो ऑनलाइन रसीद निकालेंगे, तो ऑनलाइन जमीन रसीद। अगर ऑफलाइन कटता है आपके राज्य में तो ऑफलाइन जमीन का रसीद, जो राज्य में मान्य है वो तो मान्य होगा ही कोर्ट में। राज्य सरकार के कार्यालय में अगर लगान रसीद की बात करें, म्यूटेशन दाखिल खारिज का रिकॉर्ड निकाल लिए, और लगान रसीद में अगर ऑनलाइन मान्य है तो ऑनलाइन चलेगा, अगर ऑफलाइन मान्य है तो ऑफलाइन चलेगा। तो ये डिपेंड करता है राज्य के कानून के अनुसार। राज्य के यहाँ पर जो कानून है, कानून के अनुसार कि वर्तमान में आपके राज्य में आखिरकार राज्य सरकार के द्वारा क्या नियम कानून बनाए गए हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद नक्शा जो है यानी खेसरा का विवरण हो गया। उसके बाद पहचान पत्र जो है, ठीक है, पहचान पत्र हो गया। धोखाधड़ी या जालसाजी से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो आपको दिखाने होंगे। और धोखाधड़ी जालसाजी से संबंधित साक्ष्य के तौर पर अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि आप एक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे ना, क्या गलती हुई है, क्या धोखाधड़ी हुई है, कैसे आपके दादा ने आपके एक चाचा को जमीन की रजिस्ट्री कर दी है जबकि खतियानी जमीन था, यही सब तो साक्ष्य दिखाना है। कैसे आपके दादा से अंगूठे का निशान लिया गया जबकि आपके दादा पढ़े लिखे थे, उसका आज भी सिग्नेचर जो है बहुत जगह मौजूद है। ऐसे सिचुएशन में ये सभी साक्ष्य जो है ये यहाँ पर ये एक तरह से स्पष्ट करता है कि हमारे दादा पढ़े लिखे थे, हमारे पिता पढ़े लिखे थे, फिर उनके द्वारा अंगूठे का निशान कैसे लिया गया। अरे जमीन आपकी है, आप अपनी जमीन को प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई धोखाधड़ी किया है, आज भी आप उसके धोखाधड़ी को अगर साबित कर दें तो आप अपनी संपत्ति को, आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में सवाल जो है चल रहा होगा कि आखिर ये सब तो ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब इसमें देखें, मुख्य मेन जो कथन होता है ना कि वादी विवादित संपत्ति का वास्तविक मालिक है। यानी आप जो है, आपको करना क्या है, आप अपने सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और आपका जो सिविल कोर्ट है, अगर जहां पर भी हो, आपका जिला में हो, आपके अनुमंडल में हो, आप
यानी सिविल कोर्ट में जाकर आप केस फाइल करेंगे, आप जो है वहां पर जाकर अपील करेंगे, आप एक वाद पत्र दायर करेंगे और इसके लिए आप जो भी करेंगे वकील के माध्यम से करेंगे। वादी विवादित संपत्ति का वास्तविक स्वामी है। संपत्ति का पूरा विवरण, खाता, खेसरा, रकबा, थाना, जिला। प्रतिवादी ने दिनांक इतना की सेल डीड, धोखाधड़ी, जालसाजी बिना अधिकार के यहाँ पर जो है निस्तादित कराई। वादी को इसकी जानकारी इतना दिनांक को हुई और उक्त सेल डीड कानूनन अवैध एवं निरस्त ये यहाँ पर जो है किए जाने योग्य है। कारणे वाद जो है एक तरह से वो हो गया कॉजेज ऑफ एक्शन, न्यायालय के का जो क्षेत्राधिकार है और यानी वाद समय सीमा लिमिटेशन के भीतर है। लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं हमेशा, ये भी मेंशन यहाँ पर करना होता है कि जो वाद का समय सीमा है ना, वो जो भी है समय सीमा के भीतर हुआ है। और कहेंगे कि मेरा तो रजिस्ट्री 20 साल पुराना है, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, तो 20 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन धोखाधड़ी की जानकारी जिस दिन से हुई उस दिन से ये लिमिटेशन समय सीमा देखा जाता है। यानी जो समय सीमा तय होगा, समय सीमा डिसाइड होगा, वो उस दिन से होगा जिस दिन से आपको ये जानकारी हुआ। अब यहां पर वेरीफाई यही होगा कि जाली हस्ताक्षर, अंगूठा लगाकर रजिस्ट्री कराई गई है, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, किसी मृत व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कर दी गई हो, धोखाधड़ी, छल, दबाव में रजिस्ट्री कराई गई हो, विक्रेता को उस जमीन को बेचने का कानूनी अधिकार ही ना हो, नाबालिग या एक सक्षम व्यक्ति की ओर से अवैध रजिस्ट्री हुई हो, कानून के विरुद्ध रजिस्ट्री कराई गई हो। इसके अलावा भी अगर कोई भी किसी प्रकार का मान लेते हैं अन्य समस्या है और उसी को अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, तो जो क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या एक तरह से आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, यानी वो आप मेंशन करेंगे और अतः माननीय न्यायालय से आप जो है प्रार्थना करेंगे कि दिनांक को सेल डीड को यहाँ पर सेल डीड को निरस्त यानी घोषित किया जाए, प्रतिवादी को संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। मतलब होता है कि कोर्ट से मांगेंगे ना कि आखिर जो जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करके मकान नहीं बना ले, किसी को बेच नहीं दे, यदि आवश्यक हो तो वादी को कब्जा भी दिलाया जाए। न्यायालय उचित एवं यहाँ पर जो है न्याय संगत अन्य राहत प्रदान करे, वाद व्यय यानी कोस्ट प्रतिवादी से दिलाया जाए। यदि दस्तावेज जो है वॉइडेबल है तो और आप उसके निष्पादक यानी एग्जीक्यूटेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर संभवतः उसे निरस्त कराने के लिए कैंसिलेशन सूट दायर किया जाता है। यदि आप दस्तावेज के निष्पादक नहीं हैं, केवल ये घोषणा चाहते हैं कि दस्तावेज आपके अधिकारों पर प्रभावी नहीं है, तो कई मामलों में डिक्लेरेशन का वाद जो है उपयुक्त हो सकता है। कौन सा वाद उचित होगा यह तथ्य पर डिपेंड करता है कि आखिरकार हम किस प्रकार से दावा करें, हम कौन हैं। ये बड़ा सवाल होता है कि हम हैं कौन, आप आखिरकार जो है कौन है। आप जो आज दावा करने आए हैं कि ये जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाए, तो ये चीज तो यहां पर देखना होगा ना कि आखिर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं न्यायालय के सामने, ठीक है, कि तो हम हैं कौन। इसके अलावा यदि फर्जी हस्ताक्षर जो है, ठीक है, जालसाजी या धोखाधड़ी हुई है तो सिविल वाद के साथ साथ आपराधिक कार्रवाई भी की जाती है। मान लेते हैं कोई जालसाजी कर दिया, कोई धोखाधड़ी कर दिया, तो उसके ऊपर अब जो है क्रिमिनल केस भी होना बेहद जरूरी है। यानी अगर लगे कि उसको जेल जाना पड़े तो जेल भी वो जा सकता है। अगर गलत करेंगे, जालसाजी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब जो है आगे जो अगला स्टेप होगा कि आपका वाद पत्र तैयार होगा। अगर आप टाइटल सूट किए हैं तो केस नंबर जो है आपका आ जाएगा, यानी केस नंबर मान लेते हैं कि आपका आ गया एक, मान लेते हैं 1033 और ये 2000 मान लेते हैं 26 हो। अगर आप यानी 1000 मान लेते हैं 33 है यानी 2027 में किए हैं। अगर यहाँ पर 1033 है, आप 2028 में अगर करेंगे तो ये सारा जो है यानी आपका आ गया पूरा, ठीक है। ये हो गया कि आपका केस नंबर, आप किस ईयर में केस फाइल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वाद का विषय हो गया सूट फॉर कैंसिलेशन हो गया, फॉर ऑफ सेल डीड, डिक्लेरेशन ऑफ यानी परमानेंट इंजंक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। मतलब हम जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल चाहते हैं,
साथ में हम उस पर जो है एक तरह से स्टे चाहते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री एक तो कैंसिल हो, साथ में फिलहाल उस पर एक रोक लग जाए और मेरा जमीन का कब्जा मुझे वापस मिले, जो कि अवैध तरीके से जबरन जो है हमारी जमीन को जो हड़पने का प्रयास किया गया है। ये पूरा प्रक्रिया फॉलो करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।